वन दरोगा की परीक्षा के संदर्भ में अगला टॉपिक फॉरेस्ट फायर हम लोग देखेंगे। तो फॉरेस्ट फायर की परिभाषा वगैरह बता के आपका टाइम नहीं खराब किया जाएगा। तो सीधे से हम लोग देखते हैं। तो ये जो आंकड़े मैंने इकट्ठा किए हैं ये जो है जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आती है हर 2 साल पर, इसके आधार पर लिए गए हैं। और यह 2021 के नवीनतम आंकड़े हैं। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है 2021 की रिपोर्ट के अध्याय 5 में इसके बारे में पूरा पूरा वर्णन दिया गया है। इसमें 31 पन्ने हैं, आप चाहें तो इसको स्वयमेव भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? देश का 22.27% वन क्षेत्र अग्नि प्रवण है, अर्थात फॉरेस्ट प्रॉन है। अर्थात जो 22% का क्षेत्र है वो जो है अग्नि के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। जो अग्नि की घटनाएं होती हैं अर्थात जो अग्नि का मौसम है वह नवंबर से लेके जून के मार्च में जो है ज़्यादा देखी जाती हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो सक्रिय मंथ रहता है वह जो है मार्च का मंथ है। मार्च में जो है सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर जो है अग्नि की घटनाएं वनाग्नि की घटनाएं हो सकती हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इस समय जो है बारिश नहीं हुई होती है और बसंत ऋतु के कारण जो है पेड़ों की पत्तियां जो है काफ़ी ज़्यादा झड़ी हुई ज़मीन पर पड़ी रहती हैं। तो जो कि जो है ईंधन का काम करती हैं। तो एफएसआई अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है 2004 से वनाग्नि पर सहायता जो है दे रहा है। यह 2004 से इस पर सहायता दे रहा है। वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 में लॉन्च की गई थी। वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 में लॉन्च की गई थी। ये वाला पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लॉन्च हुई थी। अब देखते हैं अगले जो है कुछ उपग्रह वाले कि कौन कौन से उपग्रह जो है वनाग्नि की मॉनिटरिंग करते हैं फॉरेस्ट फायर की। तो जो भारत जो आंकड़े लेता है उसमें जो है नासा के 2 उपग्रह हैं जिनसे भारत आंकड़े आंकड़े लेता है। एक तो नासा का है एक्वा और एक है टेरा। एक्वा और टेरा उपग्रह जो हैं उनसे भारत आंकड़े लेता है, अर्थात नासा के एक्वा और टेरा उपग्रह भारत की फॉरेस्ट फायर के संदर्भ में जो है हेल्प करते हैं। और जो भारत का अपना सुदूर संवेदक है उसमें शामिल हैं मोटिस और दूसरा है SNPP VIIRS। ये जो है 2 भारत के जो सुदूर संवेदक हैं वो जो है वनाग्नि पर जो है निगरानी रखते हैं। और ये लोग जो है पर डे के आंकड़े जो है इकट्ठा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एफएसआई सभी पंजीकृत प्रयोक्ताओं की सूचना देता है। पंजीकृत प्रयोक्ताओं को सूचना देता है। कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है। कोई भी व्यक्ति का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति का मतलब है कोई भी संस्था या फिर राज्य सरकार या फिर जो है कोई भी जो है एनजीओ या फिर कोई मतलब इंडिविजुअल पर्सन, आप जाके भी जो है उसकी वेबसाइट पर जाके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो सर्वाधिक जो पंजीकरण है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें हिमाचल में कितने हैं, करीब 60 या 70 हज़ार तक हैं जो वो रिपोर्ट में था। तो अगला पॉइंट क्या है? तो सर्वाधिक पंजीकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वनाग्नि की अधिकांश संख्या वाले जो राज्य हैं अधिकांश संख्या अर्थात वनाग्नि की सबसे ज़्यादा जो घटनाएं देखी गई हैं वह है उड़ीसा। उड़ीसा में जो पिछले जो 2 वर्ष के जो इनके आंकड़े थे इनके आधार पर वनाग्नि की सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ हुई हैं? उड़ीसा में। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट केवल इतना ही है कि जो है पहले पर राज्य कौन सा है? वह है उड़ीसा। और जिलों में कौन सा है? जिला में है गढ़चिरौली जिला, पहले नंबर पर है। यह जो है महाराष्ट्र का है। और दूसरे पर है कंधमाला। कंधमाला उड़ीसा में है। यह जो है दूसरा जिला हो गया। तो याद रखने वाला केवल इसमें इतना है कि पहला जिला जो है वह गढ़चिरौली है और जो पहला राज्य है वो उड़ीसा है जो मनाग्नि की अधिकांश संख्या वाला राज्य है। अब इससे संबंधित एक कन्फ्यूजन का पॉइंट है वो आगे भी बताया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? सर्वाधिक सुभेद्य क्षेत्र। जो सर्वाधिक सुभेद्य क्षेत्र कहने का मतलब है जहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं ज़्यादा होती हैं वो वाले जो क्षेत्र हैं वह हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र अर्थात जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है। यहाँ पर यह जो है हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ फॉरेस्ट फायर का एरिया है। और दूसरा क्षेत्र क्या है? यह जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाली जो एरिया है यहाँ पर इसका जो है ये ज़्यादा जो है यहाँ पर सुभेद एरिया है। और तीसरा कौन सा है? वेस्ट महाराष्ट्र, साउथ जो है छत्तीसगढ़, मध्य उड़ीसा। कहने का मतलब है ये जो क्षेत्र है यह जो है जो रेन शेडो एरिया पड़ता है इस क्षेत्र में विशेषकर है।
अब ये आगे देखते हैं हम लोग। जो कनाडियन वनाग्नि खतरा रेटिंग है, वह उसके उसकी उसी के आधार पर जो है FSI द्वारा भी जो है कार्य किया जाता है। अर्थात जो कनाडियन वनाग्नि खतरा रेटिंग प्रणाली है, उसी नॉर्म्स के आधार पर जो FSI है वो भी जो है कुछ जो है खतरों की रेटिंग करता है, खतरे वाले एरिया की रेटिंग करता है। फॉरेस्ट वेदर इंडेक्स, इसके लिए क्या यूज़ करता है? फॉरेस्ट वेदर इंडेक्स। जो फॉरेस्ट वेदर इंडेक्स जारी किया जाता है, इसके 6 प्रमुख घटक होते हैं। घटक कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट का जो है जो बताया जाता है कि कौन सा एरिया फॉरेस्ट प्रोन है, उसके लिए जो है 6 मानक हैं इनके, अर्थात 6 कंपोनेंट हैं। जो फर्स्ट तीन कंपोनेंट में जो है मॉइस्चर कोड यूज़ किया जाता है। इसमें मॉइस्चर कोड का मतलब ये है कि उसमें जो है नमी कितनी है, इसकी जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है कि इतनी, कि 15% या 16%, इससे इतनी नमी नमी है। तो ये न्यूमेरिक आधार पर ये जो है इसकी रेटिंग की जाती है। और 3 घटक हैं, तो कौन कौन से घटक हैं? एक तो फॉरेस्ट फ्लोर जो होती है, उसकी जो है नमी बताई जाती है। फॉरेस्ट फ्लोर मतलब जहाँ पर जो जंगल की जो ज़मीन है उसमें नमी कितनी है। दूसरा, जो वहाँ के जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वगैरह हैं उसमें कितनी नमी है। और तीसरा है कि जो वहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, यानी जो पत्तियाँ हैं या फिर घास फूस है, उसमें जो है कितनी नमी है। तो इन तीनों की जो है नमी जो है नापी जाती है। 3 घटक तो ये हो गए। दूसरे 3 घटक कौन 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 से हैं? इसमें जो है अग्नि व्यवहार घातांक का जो है का जो है मेजरमेंट किया जाता है। अर्थात वहाँ पर अग्नि जो अग्नि आने लगे, अग्नि होने लगे, तो उसकी घातांक अर्थात वह बढ़ कितनी सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। उसकी पॉसिबिलिटी के लिए जो है पहली चीज़ क्या नापी जाती है कि अग्नि फैलने की दर वहाँ पर कितनी है। अग्नि फैलने की दर के लिए ये होता है कि वहाँ पर हवा किस तरह की चल रही है, आसपास का मौसम कैसा है, कोहरा वाला है, कुहासा वाला है, या धूप वाला है, या वनस्पति वाला है। इस तरह से जो है इसकी रेटिंग की जाती है। अगला है कि उपलब्ध ईंधन वहाँ पर कितना है, मतलब वो किस मौसम में है। मान लो पतझड़ के मौसम में तो वहाँ पर ईंधन ज़्यादा रहेगा, उपलब्ध ईंधन। और अगर जो है क्या नाम है इसका, किसी दूसरे सीजन में है तो उपलब्ध ईंधन कम रहेगा जलने वाला। अगला क्या है? अगला है फ्रंटल फायर टेंडेंसी, अर्थात जो शुरुआत में आग छोटी मोटी लगी होगी, उसकी फैलने की टेंडेंसी कितनी है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेजर की जाती हैं। तो 6 प्रमुख घटक हैं। फॉरेस्ट वेदर इंडेक्स में 6 प्रमुख घटक हैं। अब फॉरेस्ट वेदर इंडेक्स के अलावा जो है फॉरेस्ट डेंजर रेटिंग, अर्थात जो फॉरेस्ट जो है बताए जाते हैं कि इन ये जो है फॉरेस्ट ज़्यादा सुभेद्य हैं अग्नि के लिए, और ये फॉरेस्ट अग्नि के लिए कम सुभेद्य हैं। तो उनके लिए जो है 5 कैटेगरी जो है डिवाइड की गई हैं, 5 कैटेगरी। अब ये कैटेगरी कौन कौन सी हैं बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लीजिए। एक्सट्रीम रिस्क है, एक्सट्रीम रिस्क वाली कैटेगरी है। फिर वेरी हाई है, फिर हाई है, फिर मॉडरेट है, फिर लो है। तो ये इतने रिस्क वाली जो है कैटेगरी हैं। तो जो इंडिया में है उसमें एक्सट्रीम फायर प्रॉन और वेरी हाई फायर प्रॉन, ये वाले जो एरिया हैं टोटल जो है 10.66 है परसेंट है टोटल फॉरेस्ट एरिया का। ये याद रखना ज़रूरी है, ये वाला जो है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये वाला याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये रिपोर्ट में अलग से मेंशन किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा जो है जो फायर प्रॉन का एरिया है, वह जो है मिजोरम में है। मिजोरम में 26% जो फॉरेस्ट एरिया है वह जो है एक्सट्रीम में आता है, और 49% वेरी हाई में आता है। और सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य है? सेकंड नंबर पर राज्य है असम। इसमें कितने परसेंट क्या आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि पहले पर मिजोरम है, दूसरे पर असम है। हाँ, यहाँ पर पहले एक बात हुई थी कि जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ थी, जैसे कि ये था यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो है वनाग्नि की घटनाएं, देखिए वनाग्नि की अधिकांश संख्या उड़ीसा में है। वनाग्नि की अधिकांश संख्या उड़ीसा में है, लेकिन जो वनाग्नि के लिए सर्वाधिक प्रमाण, अर्थात सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट प्रॉन या फिर वनाग्नि की जो प्रवणता है सबसे ज़्यादा, वो मिजोरम में है। तो ये छोटा सा अंतर है उड़ीसा और मिजोरम दोनों में। यही बस छोटा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था। अब FSI अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वन अग्नि नाम से एक जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है, किया गया है। और जो जियो पोर्टल का जो डाटा फीड डाला जाता है, वह जो है नासा के जो उपग्रह थे उन्हीं के आधार पर डाला जाता है। और ये लॉन्च हुआ था 2019 में, इम्पॉर्टेंट है। वन अग्नि नाम से जियो पोर्टल 2019 में लॉन्च हुआ था।
अब इसमें हम लोग कारण देख लेते हैं। वैसे तो वनाग्नि के कारण कोई पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ हैं, कोई सिगरेट पी रहा है छोड़ के चला गया, उसके बाद वहाँ आग लग गई, तो ऐसे तो कॉमन सी चीज़ें हैं, कोई ना भी पढ़े तब भी कर लेगा। तो मेन मेन चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उनमें प्राकृतिक कारण जो है 10% जिम्मेदार हैं और मानवीय कारण 90% जिम्मेदार हैं। यहाँ पर से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि मानवीय कारण जो है कम जिम्मेदार है, प्राकृतिक कारण ज़्यादा जिम्मेदार है, इस तरह से बना सकते हैं। और बाकी जो कुछ प्राकृतिक कारण क्या क्या से हैं, कौन कौन से हैं, एक तो जो बिजली गिरती है उसका, एक उल्कापात, एक ज्वालामुखी फटना। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, अगला है कि ज्वलनशील जो पत्तियां होती हैं और वहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं उसके कारण। अब यह जो कारण है, यह जो है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावी होता है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। क्यों प्रभावी होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और जो है जो उत्तराखंड वाला एरिया होता है, वहाँ पर देवदार, सिल्वर फर, पाइन, इन सब की जो है पत्तियाँ जो है ज़्यादा ज्वलनशील होती हैं। तो ये जो पत्तियाँ जब जो है बसंत ऋतु के बाद में जो है जब झड़ती हैं, तो वहाँ के जो ग्राउंड होता है वह कवर कर लेती हैं। अगर जो इसमें सीजन में, विंटर सीजन में जो चक्रवाती वर्षा होती है, अगर जो वो पर्याप्त मात्रा में ना प्राप्त हो, तो यहाँ पर क्या रहता है, ये जो है एकदम बारूद की तरह काम करती हैं। और किसी भी जो है अगर जो अग्नि की घटना होने वाली है तो उसको बहुत जल्दी मॉडरेट कर देती हैं। तो ये इसका कारण है। जो ये वाला नॉर्थ वाला एरिया, वहाँ पर क्या कारण है, वनस्पतियाँ अधिक ज्वलनशील हैं। अब कुछ कारण ये वाले हैं, जैसे कि बांसों की रगड़। जो जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो बांस होते हैं वो आपस में तेजी से रगड़ते हैं। वैसे तो टहनियों के रगड़ने से भी आग लगती है, लेकिन बांस की जो रगड़न होती है ये ज़्यादा ज्वलनशील होती है। उसके बाद में क्या है, झूम खेती, जंगलों में मानवीय गतिविधियाँ। ये वाले जो कारण हैं, ये वाले कारण उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पर जो है बांसों की बहुत ज़्यादा पैदावार भी होती है, पहला कारण। और दूसरा, जो झूम खेती है, अभी भी जो है वहाँ पर झूम खेती करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो झूम खेती से पहले जो जो है स्लैश एंड बर्न किया जाता है, तो उसके बाद कई बार अनकंट्रोल फायर हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी झूम खेती वाला कारण कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और मानवीय गतिविधियाँ, जब वहाँ ज़्यादा आदिवासी हैं तो जो जंगल में मानवीय गतिविधियाँ होंगी वहीं सबसे ज़्यादा होंगी। तो ये हो गया इसका। अगला हम लोग क्या देखते हैं, मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन कैसे, एक तो वही कि जो है जैसे कि विंटर में जो है जो बारिश होती है, जो है चक्रवाती वर्षा, अगर जो ये जो है समय पर ना हो तो पत्तियां काफ़ी समय तक सूखी पड़ी रहती हैं। फिर बाद में कोई भी अगर जो उसको प्रेरक तत्व मिलता है तो जो है आग पकड़ लेती हैं। पहला तो यही हो गया कि बारिश समय पर ना होना। और क्या रहता है कि जब मौसम परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज से क्या रहता है कि बारिश का पैटर्न बदल जाता है। बदलने का मतलब है किसी समय बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पर जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ उगाती हैं। वनस्पतियाँ उगाने के बाद में क्या रहता है कि अगले सीजन में, मतलब मान लो बारिश नहीं हुई, फिर अगले सीजन में नहीं हुई, तो वो वनस्पतियाँ सूखती हैं और सूखने के बाद में वो ईंधन में परिवर्तित हो जाती है और जो है वहाँ पर वनाग्नि की प्रवणता बढ़ जाती है। तो ये एक कारण है। अगला क्या कारण क्या है, जड़ों में चक्रवाती, हाँ ये हो गया है। ठीक। अगला कारण ये है कि दलदलों से जो वन वगैरह रहते हैं वहाँ पर कुछ दलदली एरिया होते हैं। तो दलदली एरिया से क्या रहता है कि मार्श गैस या फिर मीथेन गैस का स्राव होता रहता है। अब वह आसपास इकट्ठा रहता है। अगर जो यहाँ पर किसी तरह की को अगर जो किसी तरह से उसको चिंगारी मिलती है, चाहे ह्यूमन से मिले या फिर किसी भी तरीके से मिले, तो वो आग पकड़ लेते हैं और ये आग जो है बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होती है। तो एक कारण ये हो गया। इसका उदाहरण ये है कि अभी 2020 में रूस के साइबेरिया वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है काफ़ी भीषण आग देखी गई थी। तो अगला कारण क्या है, अगला कारण है हीट वेव। हीट वेव क्या रहता है, अभी इसी साल जो है यूरोप वाले जो एरिया हैं वहाँ पर, यूरोप के जो जंगल है वहाँ पर कई जो है वनाग्नि की घटनाएं देखी गई हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर जो हीट वेव इस समय चल रही है यह इसका प्रमुख कारण है। और इसका प्रमुख कारण ऑस्ट्रेलिया की जो फायर, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो फायर लगी थी अभी 2021 की बात है, तो इसमें भी हीट वेव का ही कारण प्रमुख माना जा रहा था। अगला पॉइंट क्या है, जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक ज़्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर खूब बारिश भी होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब इसमें सूखापन रहता नहीं है, तो जो है आग पकड़ती नहीं जल्दी। उसके बाद में क्या आता है, हाँ ये वाला एक पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है
कि जो एफएसआई है अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, यह जो है 5 किलोमीटर क्रॉस 5 किलोमीटर ग्रिड में जो है जो एरिया होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होते हैं, उनको डिवाइड कर लेता है। और इन्हीं जो ग्रिड वाले जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, 5 किलोमीटर क्रॉस 5 किलोमीटर वाले जो ग्रिड के टुकड़े रहते हैं, इन्हीं के आधार, इन्हीं के पर जो है पैरामीटर सेट किए जाते हैं और इन्हीं से संबंधित आंकड़े और या फिर मॉनिटरिंग की जाती है। तो किस जो है अनुपात में ग्रिड को डिवाइड किया जाता है, 5 क्रॉस 5 किलोमीटर इस ग्रिड में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो है फॉरेस्ट फायर का कंप्लीट वीडियो था। और इससे जो अदर जो टॉपिक हैं बहुत सरल हैं, कि जैसे कि बाकी अन्य कारण क्या हो सकते हैं कि कोई वहाँ पर जो है मानवीय गतिविधियाँ हो या फिर शिकार हो, हंटिंग हो या पोचिंग हो, ये सब कारण से जो है वहाँ पर वन आग नहीं लग जाती है। तो ये बहुत सारे सरल जो है टॉपिक हैं, अगर जो आएगा तो कोई भी कर लेगा। तो ये वीडियो था। अगर जो आपको जो है पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।